प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 44 कार्यपत्रक 44 और ये 15 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे और ये क्लास 9th के लिए है। विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास और पाठ 3 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। और हम इससे पहले की वर्कशीट 43 में पढ़ चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ और कौन कौन से देशों ने उसमें भाग लिया, और वर्साय की संधि के बारे में हम इसमें अध्ययन कर चुके हैं। वर्साय की संधि जो थी वो एक तरफा संधि थी और इसको जर्मनी पर थोप दिया गया। जर्मनी को ही युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया तबाही का, और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लाद दिया गया और उसकी जो सेना थी वो नष्ट कर दी गई। और उसके जो खनिज पदार्थों के क्षेत्र थे, जैसे राइनलैंड या कोलरे के इलाके के जो क्षेत्र थे, वो उनसे छीन लिए गए। तो एक तरीके से आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से भी जर्मनी को कमज़ोर कर दिया गया। और हम इस वर्कशीट में हिटलर के उदय से पहले की कहानी पढ़ रहे हैं कि हिटलर के आने से पहले तक क्या क्या घटनाएं जर्मनी में घटी थी, और हिटलर के पॉपुलर होने से पहले और शक्तिशाली होने से पहले क्या क्या घटनाएं घटी, इसके बारे में हम चैप्टर में अध्ययन कर रहे हैं अभी। तो पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में क्या क्या हालात बदले, उसके बारे में पढ़ेंगे। युद्ध का हार जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। अपराध बोध था यानी कि पराजय, यानी कि एक तो युद्ध का दुख, दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो है वो हार जाना भी चुकाना था जर्मनी को। इसलिए वाइमर गणराज्य पर ही इसका जिम्मा फोड़ा गया कि क्या नाम है, वाइमर गणराज्य कमज़ोर राज्य है, कमज़ोर सरकार है ये, क्योंकि अभी इसकी स्थापना हुई थी, लोकतांत्रिक सरकार थी ये, और इसी से हर जाना भुगतना था, चुकाना था इसी कोई। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। तो जर्मनी क्या था, आर्थिक स्तर पर भी और सैनिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था हर जाना चुकाने की वजह से। बेरोजगारी फैल गई, उद्योग धंधे सारे नष्ट हो गए और भुखमरी भी वहाँ पर फैल गई। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को, जो वाइमर गणराज्य के समर्थक थे, हिमायती मतलब समर्थक, उनको नवंबर के अपराधी कहकर खुलेआम उनका मजाक उड़ाया गया। ठीक है, नवंबर का अपराधी कहा जाने लगा किनको, जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे, यानी कि समर्थक थे, लोकतंत्र के समर्थक थे, उनको नवंबर के अपराधी कहा जाने लगा, क्योंकि वर्साय की संधि जो हुई थी वो नवंबर 2018 में हुई थी। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, यानी कि सिपाहियों को ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा आम नागरिकों के अतिरिक्त, क्योंकि उनको पता था जर्मनी के लोगों को, यही सिपाही क्या करेंगे, हमारा बदला लेंगे मित्र राष्ट्रों से। और राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, यानी कि ऐसी भावना, यानी कि राष्ट्रवाद बढ़ाया गया वहाँ के लोगों में कि आपको क्या करना है, बदला लेना है, यूरोप में मित्र राष्ट्रों से बदला लेना, वर्साय की संधि का बदला लेना है, ये उनके मन में बिठा दिया गया कि आपको आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बाकी सारा कुछ छोड़ दिया गया, भूल गए, बेरोजगारी वगैरह सब कुछ, बस क्या याद रहा, राष्ट्र का सम्मान याद रहा उनको। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्र सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गई, यानी कि सिर्फ राष्ट्र का सम्मान देना, जर्मनी को सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखना है और हमें अपने अपमान का बदला लेना है। नए राजनीतिक विचारों का उदय हुआ। कैसे, जर्मनी में रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सुविधाएं बनाई गई। रूस में 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, है ना, तो उससे प्रेरित होकर शहरों में मजदूरों और नाविकों की सुविधाएं, यानी कि संगठन बनाए गए, यूनियन बनाए गई, संघ बनाए गए। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। समाजवादी यानी कि जो
सत्ता का ऐसा बंटवारा चाहते थे जो सभी मजदूरों के हित में हो। और डेमोक्रेट्स यानी कि लोकतंत्र में जो विश्वास रखते थे, और कैथोलिक गुट यानी कि जो चर्च में विश्वास रखते थे, उनने क्या किया, इन सब ने प्रयास किया कि वाइमर में राजनीतिक बदलाव हो जाए, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव भी डाली गई स्पार्टकिस्टों के द्वारा। और इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के टक्कर के दुश्मन हो गए, यानी कि आपस में ये दोनों पार्टियां लड़ती रही, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। और हिटलर ने इसका फायदा उठा लिया, क्योंकि ये कभी भी हिटलर का सामना नहीं कर सके एक साथ। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। तो जैसे ही जैसे परिवर्तन होता गया, नए नए विचार आते गए जर्मनी में, तो क्या हुआ, ये आपस में ही लड़ भिड़ गए और कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इसका जो फायदा हुआ तो किसको मिला, इसका फायदा सिर्फ मिला हिटलर को, क्योंकि ये हिटलर के खिलाफ साझा मोर्चा कभी भी नहीं खोल सके। और अब जनता को ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि वो लोकतंत्र से विश्वास खोते जा रहे थे, है ना, तो उनको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जो ये चाहे, वो जो ये कर सके कि इसको हर्जाना भी ना चुकाना पड़े और हमें हमारा बदला भी चुक जाए मित्र राष्ट्रों से। इसीलिए का नाम है, मौका मिला किसको, हिटलर को वहाँ की राजनीति में आने का। आर्थिक संकट आया फिर। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। अब जर्मनी ने जो युद्ध लड़ा था, जर्मनी ने वो कर्ज लेकर लड़ा था, और युद्ध के बाद उस पर हर्जाना ला दिया गया 6 अरब पौंड का। तो जो हर्जाना चुकाना था वो स्वर्ण मुद्रा में चुकाना था, ठीक है। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो गए। एक तो युद्ध में जो खर्चा हुआ, दूसरा का नाम है जो वहाँ के जो 2 धंधे थे वो सारे चौपट हो गए। तो उससे क्या था कि जो हर्जाना चुकाना था, तो उससे क्या हुआ, जो गोल्ड जो उसके पास रखा हुआ था, ठीक है, वो सारा क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म होने लगा हर्जाने में ही। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। भाई 1923 में जर्मनी ने हाथ डाल दिए, घुटने टेक दिए कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, चाहे तो मुझे मार दो, चाहे कुछ भी करो, मेरे पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है। तो जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। तो मार्क क्या थी, जर्मन की उस टाइम पे मुद्रा थी, करेंसी थी, उसने बहुत ज़्यादा मुद्रा छाप दी। देखो आपके मन में भी आता होगा ना कि हमारे भारत में जो पैसा आता है कौन छापता है, आरबीआई छापती है नोट, है ना। तो आपके मन में भी आता होगा ना कि आरबीआई यानी कि केंद्र सरकार बहुत सारे नोट छाप दे, तो जिससे और लोगों को बांट दे, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों, देखते हैं कैसे करें, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। अब जब इतने सारे मार्क छप गए, यानी करेंसी वहाँ की छप गई, तो $1 में खरबों मार्क मिलने लगे, यानी कि रद्दी के भाव मार्क मिलने लगी। और फिर इससे क्या हुआ, कीमत गिरती गई मार्क की, और ज़रूरी चीज़ों की कीमतें क्या हो गई, आसमान छूने लगी, यानी कि मार्क की जो कीमत थी, करेंसी कीमत थी, वो कम हो गई। और जो ज़रूरती सामान थे, जैसे ब्रेड हो गया, रोटी, है ना, उसकी कीमत क्या हो गए, हाई हो गई, बढ़ गए। तो एक टोकरा का नाम है, बहुत वो मार्क लेके जाते थे और जरा सी ब्रेड उनको मिलती थी। तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अति मुद्रा स्फीति कहा जाता है, जिसमें जो करेंसी की कीमत होती है वो कम हो जाती है और सामान की कीमत क्या होती है, वो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं अति मुद्रा की स्फीति, अति मुद्रा स्फीति। जब कीमतें बेशक बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब अमेरिका ने सोचा कि इस देश को, जर्मनी को दोबारा से पटरी पर लाया जाए, इसकी अर्थव्यवस्था को, तो इसकी हेल्प करना चाहिए। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा से तय किया गया, यानी कि अब जो है कर्ज की हर्जाने की जो शर्तें थी उसको दोबारा से तय किया गया और उसका हर्जाना जो है कम कर दिया गया और जर्मनी की सहायता भी करने लगा अमेरिका।
जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित है, यानी कि उसको कर्ज भी अमेरिका देने लगा। परंतु 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है अमेरिका के शेयर बाजार का नाम है, वो धराशायी हो गया, यानी कि वो धराशायी हो गया, कमज़ोर पड़ गया, नष्ट हो गया, क्योंकि इसकी कीमत, शेयर मार्केट की कीमत क्या हो गई, घट गई शेयरों की कीमत। तो जर्मनी को जो हेल्प मिल रही थी वो भी रातों रात क्या हो गई, बंद हो गई, और आर्थिक महामंदी आ गई। 1929 से लेकर 1932 तक रही है आर्थिक मंदी, और इसका पूरा बुरा प्रभाव पूरे विश्व तो पड़ा ही पड़ा, परंतु जर्मन पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा। महामंदी का जो आर्थिक महामंदी आई थी 1929 से लेकर 1932 तक, और लगभग ये 33 तक रही, 1933 तक, और इस महामंदी का प्रभाव पूरे विश्व के साथ साथ जर्मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। बेरोजगारी हो गई, अपराध होने लगे चारों तरफ, और चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। अब क्या होगा, अब तो हम भूखे मर जाएंगे, भुखमरी फैल गई जर्मनी में। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, यानी कि लोकतंत्र से तो बिल्कुल ही विश्वास लोगों का खत्म हो गया, और विचार करने लगे कि इससे तो बढ़िया हमारा राजतंत्र ही था, ये लोकतंत्र जो है क्यों आया, क्योंकि ये कोई समाधान हमारी समस्याओं का ढूंढ ही नहीं पा रहा है। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता छाई गई, पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता छा गई, और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया, यानी कि लीडरशिप नहीं रही बिल्कुल भी। तब मौका किसको मिला, हिटलर को मिला, क्योंकि अब उनको ऐसा तानाशाह चाहिए था, ऐसा शासक चाहिए था जो इस समस्या से तो छुटकारा दिलाए आर्थिक संकट से, साथ में जो जर्मनी को वर्साई संधि का जो अपमान झेलना पड़ा उसको भी से भी वो निजात दिलाए, यानी कि जर्मन को पूरे विश्व में एक सम्मान दिलाए, ऐसा उनको नेता चाहिए था, और इसका फ़ायदा मिला हिटलर को। तो अब आए की वर्कशीट में हम हिटलर के उदय के बारे में पढ़ेंगे, और अब ये इसके प्रश्न और उत्तर है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। मैं आपकी हेल्प के लिए इन प्रश्नों के उत्तर लिख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इनके उत्तर लिख सकते हो। तो क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या हुआ जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई, जर्मनी को उद्योग बर्बाद हो गए, और 6 अरब पाउंड के युद्ध हर्जाने को लौटाने के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ा। उससे खनिज संपदा में धनी क्षेत्र छीन लिए गए, जिससे हालात और भी खराब हो गए, जैसे राइनलैंड का इलाका छीन लिया गया है ना, अल्सस और लोरेंस छीन लिए गए उससे। जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य गिरने के साथ ही वहां आर्थिक मंदी छा गई। दूसरा प्रश्न है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थीं। तो जो वाइमर गणराज्य था वहां पर क्या क्या समस्या थी। सबसे पहले तो ये समस्या थी कि जर्मन राष्ट्र के गौरव को लौटाने की चुनौती, कि जर्मन राष्ट्र का गौरव दोबारा से मान सम्मान कैसे लौटाया जाए। बेरोजगारी को दूर करना था, महंगाई की समस्या थी उसके सामने, और चौथा था आर्थिक विकास की चुनौती। प्रश्न नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। तो सबसे पहला तो जर्मनी की पहले विश्व युद्ध में हार, दूसरा वर्साई की अपमानजनक संधि, तीसरा बेरोजगारी तथा कीमतों में बढ़ोतरी, और चौथा वाइमर गणराज्य की अलोकप्रियता। तो बच्चों, आप इसमें डिटेल में भी इसको लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। तो पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज में सिपाहियों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा। नंबर 2, इस बात पर भी जोर दिया जाने लगा कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। और नंबर 3, राष्ट्रीय गौरव तथा प्रतिष्ठा के आगे बाकी चीजें फीकी पड़ गई। पांचवा प्रश्न है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित लाखों रुपए छापती रहे तो उससे क्या परिणाम होंगे। तो क्या परिणाम होंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, और जो करेंसी कीमत होगी, मुद्रा कीमत होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और समाज में अस्थिरता आ जाएगी। यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित लाखों रुपए छापती रहे तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक बढ़ने लगेगा और समाज में अस्थिरता
आ जाएगी। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब आप इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। और बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।